फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र चतुर्वेदी तिवारी लाइव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे, जो लास्ट वीडियो था उसके अंतर्गत कोशिका की जो संरचना थी इसके बारे में पढ़ रहे थे। और कोशिका की जो संरचना थी इसको अध्ययन करने के लिए मैंने कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और और जो तीसरा नंबर था इसका वो था केंद्रक के रूप में इसका अध्ययन करते हैं। कोशिका झिल्ली को अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। कोशिका द्रव्य जो था इसके बारे में मैं बता रहा था कि कोशिका द्रव्य जो है वो केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के मध्य का भरा हुआ जो द्रव्य है वह कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली ये जो संरचनाएं हैं इन्हें कोशिका के अंग या कोशिकांग कहा जाता है। तो जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन कोशिकांग तक पहुंच चुके थे। अब जो आगे है कोशिकांग जो है इसके बारे में अपने को पढ़ना है। मैंने आपको बताया था कि कोशिकांग जो हैं वो प्रमुख रूप से अगर अपन इनकी बात करते हैं तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है वह आता है दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग जो हैं वो कोशिका में दो कोशिकांग ऐसे होते हैं जो दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं। इनके अंदर जो पहला कोशिकांग है वह माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कॉमन रूप से अगर अपन बात करते हैं तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो अपन जंतु कोशिका का अध्ययन कर रहे हैं तो इसको तो यहाँ पर करेंगे ही, माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन करेंगे। साथ में जब पादप कोशिका का अध्ययन करेंगे तो उस समय पर जो नेक्स्ट जो दूसरा जो कोशिकांग है उसका अध्ययन जो है वो पादप कोशिका के अंतर्गत करेंगे। उसका नाम होता है लवक या प्लास्टिड। तो इसके अंतर्गत जो मैं यहाँ पर जो पहला कोशिकांग ले रहा हूँ वह ले रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर अपन बात करते हैं यह सामान्य तौर पर इसकी संख्या जो होती है वो कोशिकाओं में भिन्न भिन्न रूप से पाई जाती है। जहां तक जो अत्यधिक क्रियाशील कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में इनकी संख्या जो होती है वो अधिक पाई जाती है, जबकि जो कम क्रियाशील कोशिकाएं होती हैं उनमें इसकी संख्या जो होती है वो अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज जो थी सबसे पहले सन 1880 में कॉलिकर ने, वैज्ञानिक का नाम था कॉलिकर, इन्होंने सबसे पहले कीटों की रेखित पेशियों में सबसे पहले इस माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। किसने? कॉलिकर ने। फ्लेमिंग ने इसे फाइला नाम दिया था। फ्लेमिंग ने इसको फाइला कहा था। और आर आल्टमैन ने इसे वायोप्लास्ट नाम दिया था। तो अगर खोजकर्ता के नाम से पूछा जाता है, सामान्य तौर पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें जो खोजकर्ता है उसका नाम अगर पूछा जाता है तो आर आल्टमैन जो होता है वो ऑप्शन में अधिकांशतः मिलता है। आर आल्टमैन ने इसे देखा था, देखने के बाद इसको वायोप्लास्ट नाम दिया था। और ये जो वायोप्लास्ट है इसे सबसे पहले यह नाम यानी माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो था वो सीवेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया था। सीवेंडा ने सबसे पहले इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा था। तो नामकरण तो जो था वो तो किसने किया था? सीवेंडा ने किया था। और जो खोजकर्ता के नाम से अगर जाना जाता है तो जो आर आल्टमैन थे उन्हें इसके खोजकर्ता के नाम से जाना जाता है। 1880 में कॉलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में सबसे पहले इसको देखा था। देखने के बाद में फ्लेमिंग ने इसको फाइला नाम दिया था। आर आल्टमैन ने इसको वायोप्लास्ट कहा था। और वायोप्लास्ट जो है इसे सीवेंडा ने क्या कहा? माइटोकॉन्ड्रिया कहा था। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका भी कहते हैं। सूत्र कणिका के नाम से भी इसको जाना जाता है। सूत्र कणिका जो होती है उसके नाम से भी माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। सामान्य तौर पर जो कोशिका है इस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई जो होती है वो 0.5 से लेके और 5 माइक्रोन मिली आम आपकी होती है। अर्थात 0.5 से 5 माइक्रोन मिली आम आपकी जो लंबाई है वो एक माइटोकॉन्ड्रिया की होती है। इसका जो व्यास होता है इसकी अगर अपन बात करते हैं तो यह 0.5 से और 1 माइक्रोन मिली
जो आमाप है उसके बराबर का जो है इसका व्यास होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धस्वायत्तशासी कोशिकांग भी कहा जाता है, क्योंकि अगर इसके रासायनिक संगठन की बात करते हैं तो इसमें जो महत्वपूर्ण रूप से सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोटीन उपस्थित होती है। प्रोटीन जो होती है वह इसके अंदर पाई जाती है। प्रोटीन के अलावा इसमें फास्फोलिपिड पाई जाती है। फास्फोलिपिड के अलावा इसके अंदर आरएनए पाया जाता है और आरएनए के अलावा इसमें डीएनए पाया जाता है। चूंकि इसमें डीएनए उपस्थित होता है, स्वयं का डीएनए जो है वो इसके अंदर पाया जाता है, इसलिए इसे अर्धस्वायत्तशासी कोशिकांग भी कहा जाता है। कोशिका का अर्धस्वायत्त, ये भी प्रश्न पुटअप किए जाते हैं कि कोशिका का अर्धस्वायत्तशासी कोशिकांग किसे कहा जाता है। तो सामान्य तौर पर अगर अपन बात करते हैं जनरली रूप से कि जो कोशिका है उसमें पादप कोशिका है और जंतु कोशिका है, तो दोनों को अगर स्पेशल तौर पर नाम दिया जाता है कि भाई पादप कोशिका का अर्धस्वायत्तशासी कोशिकांग किसे कहा जाता है, तो पादप कोशिका में तो माइटोकॉन्ड्रिया तो अर्धस्वायत्तशासी है ही, साथ में जो लवक होता है यानी जो प्लास्टिड होते हैं वो भी अर्धस्वायत्तशासी कोशिकांग कहलाते हैं, क्योंकि उनमें भी स्वयं का डीएनए जो होता है वो उपस्थित होता है। परंतु यहां पर अगर डायरेक्टली ये प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका का अर्धस्वायत्तशासी कोशिकांग कौन सा है, तो दोनों अगर ऑप्शन में साथ मिलते हैं लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, तब तो आपका आंसर जो होगा वो लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में होगा। परंतु यदि एक ही आपको अलग अलग दे रखे हैं कि कोशिका का अर्धस्वायत्तशासी कोशिकांग कौन सा है, इसमें स्पेशल तौर पर जंतु कोशिका का अर्धस्वायत्तशासी कोशिकांग कौन सा है, तो आपका आंसर क्या आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे अगर अपन बात करते हैं तो जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है और लवक जो होता है वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, इसलिए जंतु कोशिका का अर्धस्वायत्तशासी कोशिकांग जो होता है वो कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब अगर इसकी संरचना की बात करते हैं अपन, तो संरचना के अंतर्गत जो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है इसमें ये दोहरी झिल्ली का कोशिकांग होता है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, यानी दो आवरण इसके होते हैं। बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली जो होती है, इस आंतरिक झिल्ली में उंगली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं। ये उंगली समान जो प्रवर्ध होते हैं, इन प्रवर्धों के ऊपर सामान्य तौर पर इसमें छोटे छोटे इस प्रकार के कण पाए जाते हैं, ये सैवरंत कण होते हैं। ये सैवरंत कण होते हैं। इन कणों को, ये जो कण हैं इनकी अगर अपन बात करते हैं, ये कण जो हैं इन्हें F1 कण कहा जाता है। ये इसका बाह्य आवरण होता है, बाह्य आवरण है। ये आंतरिक आवरण है, अंतः आवरण होता है। इसके अंदर जो है वो मैट्रिक्स भरा होता है, ये आधात्री होती है इसकी। और ये जो उंगली के समान प्रवर्ध बनते हैं, जो आंतरिक वलन होते हैं, आंतरिक झिल्ली के जो अंत है, झिल्ली के जो आंतरिक वलन होते हैं, इन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। बहुवचन है क्रिस्टी। इसका एक वचन जो होता है वो होता है क्रिस्टा। यहां से भी कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पुटअप किया गया है, क्रिस्टी नामक ओभार जो होते हैं या क्रिस्टी नामक संरचना जो होती है वो किस कोशिकांग में पाई जाती है, तो आंसर क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसके अंदर क्रिस्टी नामक जो ओभार हैं वह पाए जाते हैं। ये जो क्रिस्टी नामक संरचना होती है इस पर ये जो छोटे छोटे कण पाए जा रहे हैं, ये जो सैवरंत कण हैं, इन कणों को F1 कण कहा जाता है। इस F1 कण के भी 3 पार्ट होते हैं। सामान्य तौर पर अगर इसकी बात करते हैं, इसके इस प्रकार से 3 पार्ट होते हैं और ये 3 पार्ट जो होते हैं, ये इसका आधार कहलाता है, ये इसका व्रंत कहलाता है और इसकी अगर अपन बात करते हैं तो ये हेड या सिर कहलाता है। ये F1 कण होते हैं। तो सामान्य तौर पर संरचना जो होती है, संरचना के अंतर्गत जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में 2 झिल्लियां पाई जाती हैं। बाह्य आवरण जो होता है वो बाहरी झिल्ली के रूप में पाया जाता है। आंतरिक जो आवरण होता है उसके अंदर जो है वो छोटे छोटे उंगली के समान अंतर्वलन पाए जाते हैं। ये अंतर्वलन जो होते हैं, ये ओभार जो होते हैं, इन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी पर F1 उपस्थित F1 कण जो होते हैं वो पाए जाते हैं।
कई बार जो है वो प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि जो पक्षियां होती हैं, पक्षी जो होते हैं, इन पक्षियों की जो मांसपेशियां होती हैं, उड़न पेशियां जो होती हैं, इन उड़न पेशियों की कोशिकाओं में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोशिकांग कौन सा है? तो आंसर जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही आता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पक्षियों की जो उड़न पेशियां हैं, इनकी कोशिकाओं में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोशिकांग होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं इनमें यह कोशिकांग अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं इनमें यह कोशिकांग जो है वो पाया जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे कोशिका का, क्योंकि इसके निकनेम भी होते हैं, निकनेम के अंतर्गत इसे कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस, बिजली घर, और एक नाम और दिया जाता है, इसे कोशिका का श्वसन अंगक कहा जाता है। कोशिका का श्वसन अंगक। तो इसके जो निकनेम है, इसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, इसे कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, और इसे कोशिका का श्वसन अंगक कहा जाता है। इसका कारण क्या है? ये जो नाम दिए गए हैं, श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, श्वसन की प्रक्रिया सामान्य तौर पर श्वसन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक ऑक्सीय श्वसन होता है, यानी एक वायवीय श्वसन होता है, और दूसरा होता है वो अनॉक्सीय या अवायवीय श्वसन होता है, अनॉक्सीय श्वसन होता है। तो जो ऑक्सीय श्वसन होता है, यानी जो वायवीय श्वसन होता है, इसकी जो प्रक्रिया है, ऑक्सीय श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, जिसमें दो चरणों में यह पूर्ण होता है। एक ग्लाइकोलाइसिस होता है, दूसरा जो होता है उसको अपन अब क्रेब्स चक्र कहते हैं। तो क्रेब्स चक्र की जो प्रक्रिया है वह कहाँ संपन्न होती है? क्रेब्स चक्र की जो प्रक्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया संपन्न होती है। इस क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया के दौरान एक महत्वपूर्ण यौगिक का निर्माण होता है, इसे एटीपी कहा जाता है। एटीपी जो है इसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के नाम से जाना जाता है एटीपी। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जानी जाती है। ये जो है इसका निर्माण ऑक्सीय श्वसन के दौरान संपन्न होता है, क्योंकि सामान्य तौर पर जो ऑक्सीय श्वसन की क्रेब्स चक्र की जो प्रक्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। इसलिए चूंकि ये एटीपी जो होती है वो ऊर्जा मुद्रा है, इसलिए ये एटीपी को संचित करने का काम कर रहा है, इसलिए इसको शक्ति ग्रह भी कह सकते हैं अपन। शक्ति ग्रह को पावर हाउस भी कह सकते हैं, और पावर हाउस को बिजली घर भी कहा जा सकता है। चूंकि श्वसन की जो प्रक्रिया है वह कहाँ संपन्न हो रही है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न हो रही है। ऑक्सीय श्वसन की प्रक्रिया जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न हो रही है, इसलिए इसे कोशिका का श्वसन अंगक भी कहा जाता है। ये कोशिका का श्वसन अंगक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत अगर इसके कार्यों की बात करते हैं तो सामान्य तौर पर जो श्वसन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम होते हैं, आवश्यक एंजाइम जो होते हैं वो यही पाए जाते हैं। इन दोनों, ये जो दोनों आवरण होते हैं, इन दोनों आवरणों के मध्य जो है इसके अवकाश को या रिक्त स्थान को पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश कहा जाता है। और ये अवकाश जो होता है, इस अवकाश के अंदर जो है ये एंजाइम जो होते हैं वो पाए जाते हैं। एटीपी सिंथेटेज एंजाइम के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये एंजाइम यहाँ उपस्थित होते हैं। F1 कण जो होते हैं इनके ऊपर भी ये उपस्थित होते हैं। अब जो एक जो कार्बोक्सिलीकरण की जो प्रक्रिया होती है, एक जो फास्फोरिलीकरण की जो प्रक्रिया होती है, इनके अंतर्गत पाए जाने वाले जो एंजाइम होते हैं वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसमें ऊर्जा का संचय होता है, इसलिए विभिन्न कोशिकाओं को समय समय पर ऊर्जा प्रदान करने का कार्य जो होता है वो भी किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का जो कोशिका है, इस कोशिका का श्वसन अंगक होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की अगर अपन बात करते हैं तो यह दोहरी झिल्ली युक्त अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग होता है। अब इसके बाद में जो अगले हैं, क्योंकि जो दूसरा है लवक या प्लास्टिड, उसे अपन पादप कोशिका के अंदर पढ़ेंगे। अब जो अगले हैं इसके अंतर्गत जो कोशिकांग हैं, उन कोशिकांगों के बारे में अगर अपन जाने तो इसमें अगला पॉइंट आता है एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। इन एकल झिल्ली युक्त कोशिकांगों में सबसे पहले अपन लें
अंतः प्रदप्पई जालिका, इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से इसको जाना जाता है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको शॉर्ट नेम जो है ER के रूप में भी जानते हैं, अंतःप्रदप्पई जालिका। जैसा कि ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक के दोनों ओर ये नलिका रूपी जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इन नलिका रूपी संरचनाओं को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, अंतःप्रदप्पई जालिका कहा जाता है। इसकी खोज जो थी वो 1945 में पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। पोर्टर जो थे, पोर्टर ने इसकी खोज जो थी वो की थी, पोर्टर ने की थी। जो अंतःप्रदप्पई जालिका है, ये केंद्रक के दोनों ओर जो होती है वो केंद्रक झिल्ली से लेकर कोशिका झिल्ली तक बिखरी हुई रहती है। ये जो संरचना है, इस संरचना की अगर अपन बात करते हैं तो ये प्रमुख रूप से 3 भागों में बटी होती है, या 3 प्रकार से ये बनी हुई होती है। इसमें पहला जो भाग आता है वो आती है इसकी कुंडिकाएं, कुंडिकाएं होती हैं। वेसिकल्स पाए जाते हैं इसमें, वेसिकल्स जो है वो संरचना पाई जाती है, और नलिकाएं उपस्थित होती हैं। ये तीनों मिलकर जो है वो अंतःप्रदप्पई जालिका का निर्माण करती हैं। अंतःप्रदप्पई जालिका जो है वो राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है, इसको कहते हैं RER, और दूसरी होती है SER। R का मतलब यहाँ रफ है, रफ का मतलब होता है खुरदरी अंतःप्रदप्पई जालिका, ये खुरदरी है, खुरदरी। और S का मतलब होता है स्मूथ, स्मूथ का मतलब होता है चिकना, तो चिकनी अंतःप्रदप्पई जालिका। 2 प्रकार की हो गई, एक खुरदरी अंतःप्रदप्पई जालिका और दूसरी होती है चिकनी अंतःप्रदप्पई जालिका। खुरदरी अंतःप्रदप्पई जालिका जो होती है, इस पर राइबोसोम लगे हुए होते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम यहाँ पर पाए जा रहे हैं, ये राइबोसोम इसकी झिल्ली में धसे हुए होते हैं। तो इसलिए ये जो है, इसे तो क्या कहा जाएगा, खुरदरी अंतःप्रदप्पई जालिका कहा जाएगा। और जिस पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, चिकनी अंतःप्रदप्पई जालिका कहा जाता है। 2 भागों में इसको बांट दिया, राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर खुरदरी और चिकनी अंतःप्रदप्पई जालिका। जो खुरदरी अंतःप्रदप्पई जालिका होती है, जिस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम का काम ही होता है प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। तो इसलिए अपन कहें कि जो RER है, यानी कि जो खुरदरी अंतःप्रदप्पई जालिका है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका कार्य जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करने का काम किसका होता है, RER का होता है। SER की बात करते हैं, चिकनी अंतःप्रदप्पई जालिका की, तो जो वसा संवहन है, वसा संश्लेषण है, इसमें इसका कार्य होता है SER का। सामान्य तौर पर दोनों जो अंतःप्रदप्पई जालिकाएं हैं, ये दोनों अंतःप्रदप्पई जालिका इन्हें, यानी संपूर्ण कोशिका जो होती है, इस कोशिका को अंतः जो अवलंबन है, अंतः अवलंबन प्रदान करने का काम कर रही हैं। तो अंतः अवलंबन का प्रदान करने का काम कर रही हैं, तो इसलिए इसका जो निकनेम है, यहां से जो संपूर्ण अगर अपन बात करते हैं अंतःप्रदप्पई जालिका की, तो अंतःप्रदप्पई जालिका को कोशिका का कंकाल कहा जाता है, स्केलेटन ऑफ सेल किसे कहा जाता है, अंतःप्रदप्पई जालिका को कहा जाता है। तो ये निकनेम जो है वो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है, तो कोशिका का कंकाल जो होता है वो किसे कहा जाता है, अंतःप्रदप्पई जालिका को कहा जाता है। ये एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। अंतःप्रदप्पई जालिका जो है वो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होती है, जो केंद्रक के दोनों ओर बिखरी हुई अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट जो है अगला कोशिकांग लेते हैं। अगले कोशिकांग की अगर अपन बात करते हैं, अगला आता है गोल्जी काय। गोल्जी काय जो है, इसे गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण के नाम से भी जाना जाता है, गोल्जी एपरेटस के नाम से इसको जाना जाता है। इस कोशिकांग की जो खोज थी वो सर कैमिलो गोल्जाई ने उल्लू की
तंत्रिका कोशिका में की थी। ये जो कोशिकांग है इसकी खोज जो थी वो उल्लू की तंत्रिका कोशिका में कैमिलो गोल्जी ने की थी। ये जो कोशिकांग है सामान्य तौर पर ये गोल्जी का या गोल्जी उपकरण दिखाई दे रहा है। इसका जो निर्माण होता है वो प्रमुख रूप से दो प्रकार की संरचनाओं से होता है। एक का नाम होता है, इसको कहते हैं अपन सिस्टर्नी, और दूसरी होती हैं वेसिकल्स। सिस्टर्नी और वेसिकल्स। जो सिस्टर्नी है ये नलिका रूपी संरचना होती है, और नलिका रूपी संरचना होती है ये उत्तल अवतल दोनों प्रकार से, यानी दोनों रूपों में दिखाई देती है। इस प्रकार की संरचना होती है, ये उत्तल अवतल के रूप में पाई जाती है। इसका जो उत्तल पार्ट होता है यह केंद्रक की ओर उपस्थित होता है, और अवतल पार्ट जो होता है वो जो है सामान्य तौर पर जो कोशिका कला होती है उसकी ओर उपस्थित होता है। इसके ऊपर जो है वो छोटे छोटे इस प्रकार ये जो संरचनाएं दिखाई देती हैं इन्हें कहा जाता है वेसिकल्स। तो जो गोल्जी का है, गोल्जी उपकरण होता है, वो दो प्रकार की संरचनाओं से निर्मित होता है। इसमें एक सिस्टर्नी होती है, दूसरे होते हैं वेसिकल्स। सिस्टर्नी जो है वो एक उत्तल अवतल संरचना होती है, और वेसिकल्स जो होते हैं वो उभारयुक्त। अगर अपन बात करते हैं तो जो अपन कहें कि एक तरीके से जो संग्रहित जो ग्रंथियां हैं उनके रूप में ये पाए जाते हैं, इन्हें वेसिकल्स कहा जाता है। जो गोल्जी का है इसका निकनेम जो होता है इसे कोशिका का स्त्रावी अंगक कहा जाता है। स्त्रावी अंगक के नाम से जाना जाता है। स्त्रावी अंगक जो है वो गोल्जी काय को कहा जाता है। गोल्जी काय जो है वो कोशिका का स्त्रावी अंगक कहलाता है। सामान्य तौर पर अब जो अगला कोशिकांग आता है, इस कोशिकांग की अगर अपन बात करते हैं तो वो आता है लाइसोसोम। इसे लयनकाय भी कहा जाता है। एक जो अभी इसको अगर अपन बात करते हैं तो गोल्जी काय जो है इसको डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। डिक्टियोसोम के नाम से भी इसको जाना जाता है। वो आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को लयनकाय भी कहा जाता है। ये जो लाइसोसोम है इसकी अगर अपन बात करें, इसकी खोज जो थी वो क्रिश्चियन डी डोवे ने की थी। क्रिश्चियन डी डोवे नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने इसकी खोज की थी, और उन्होंने इसको नाम जो था वो लाइसोसोम दिया था। लाइसोसोम जो है सामान्यतः यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाया जाने वाला कोशिकांग है। ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके अंतर्गत जो है वो जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। जल अपघटनी एंजाइम्स जो हैं वो उपस्थित होते हैं। जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। ये जो एंजाइम्स होते हैं इनके अंतर्गत प्रमुख रूप से हाइड्रोलाइजेज एंजाइम हैं, कैटालाइजेज एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम जो हैं वो इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं। लाइसोसोम जो है इसकी जो इसका जो प्रमुख कार्य होता है, कार्य की अगर अपन बात करते हैं तो लाइसोसोम जो होता है वो विशेषतः जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके निपटारे का काम करता है, अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने का काम करता है। कभी कभी जो है वो लाइसोसोम जो है वो अपनी झिल्ली तोड़कर अपने समस्त जो कोशिकांग हैं, अपने समस्त जो जल अपघटनी एंजाइम हैं इन्हें कोशिका के अंदर स्रावित कर देता है। जैसे ही ये लाइसोसोम जो है वो अपने जल अपघटनी एंजाइमों को कोशिका के अंदर स्रावित करता है तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये समस्त कोशिकांग जो हैं इनका पाचन कर डालते हैं। इसके कारण इस लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, या इसे सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। कोशिका का सुसाइडल बैग
या कोशिका की आत्मघाती थैली जो है वो लाइसोसोम या लयनकाय को कहा जाता है। तो जो ये अभी अपन ने पढ़े कि जो एक झिल्ली युक्त कोशिकांग है, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, उनके अंतर्गत अंतःप्रतप्पी जालिका थी, गोल्जी काय था, इसके अलावा लाइसोसोम था। ये लाइसोसोम जो है वो भी एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। अब इसके अंदर कुछ और संरचनाएं होती हैं। इन संरचनाओं की अगर अपन बात करते हैं तो ये सूक्ष्म संरचनाएं कहलाती हैं, सूक्ष्म काय कहलाते हैं। इनके अंतर्गत जो है उसमें एक तो है स्फेरोसोम्स, ये भी एकल झिल्ली युक्त होते हैं। पेरोक्सिसोम्स, ये एकल झिल्ली युक्त होते हैं, और ग्लाइऑक्सिसोम, ये भी एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं। ये तीनों जो संरचनाएं होती हैं, ये संरचनाएं सूक्ष्म काय के यानी सूक्ष्म माइक्रोबॉडीज कहलाती हैं, कोशिका के अंदर पाई जाती हैं। कोशिका में माइक्रोबॉडीज के रूप में ये उपस्थित होती हैं। इन्हें स्फेरोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइऑक्सिसोम्स कहा जाता है। ये भी एकल झिल्ली युक्त होती हैं। स्फेरोसोम्स की अगर अपन बात करते हैं, जो लिपिड्स हैं यानी बसीय, जो बसा का संचय करने वाली ये छोटी छोटी ग्रंथि रूपी संरचनाएं होती हैं, स्फेरोसोम्स जो होती हैं। पेरोक्सिसोम्स जो होते हैं ये भी कोशिका के अंदर उपस्थित होते हैं, और ग्लाइऑक्सिसोम्स जो होते हैं ये भी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। ये तीनों संरचनाएं जो होती हैं वो भी एकल झिल्ली युक्त होती हैं। इस प्रकार अगर अपन बात करते हैं तो जो कोशिका के जो कोशिकांग हैं, इन कोशिकांगों में प्रमुख रूप से जो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं उनमें एक अंतःप्रतप्पी जालिका आती है, दूसरी जहां बात करते हैं गोल्जी काय आता है, तीसरा जहां बात करते हैं लाइसोसोम आता है। एक लाइसोसोम के ऊपर ये भी प्रश्न पुट अप किया जाता है, जो शुक्राणु है इसका एक्रोसोम जो भाग होता है उसके निर्माण में भी सहायक होता है। कौन? लाइसोसोम। तो इस प्रकार अगर अपन बात करते हैं तो ये स्फेरोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइऑक्सिसोम्स जो होती हैं, ये संरचनाएं जो होती हैं ये माइक्रोबॉडीज के रूप में जानी जाती हैं। ये भी एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग के रूप में कोशिका में पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट जो है इसकी अगर आप इसके बाद की बात करते हैं अपन, तो वो जो अगला पॉइंट आता है इसके अंदर वो आता है अन्य संरचनाएं, और अन्य संरचनाओं के अंतर्गत रिक्तिका, वॉक्यूल कहलाती है। ये वॉक्यूल, इसकी खोज जो थी वो डुर्जार्डन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके खोजकर्ता थे डुर्जार्डन। वॉक्यूल्स, देखो रिक्तिका की अगर अपन बात करते हैं तो रिक्तिका जो होती है, इस रिक्तिकाओं के अंतर के आधार पर, यानी रिक्तिकाओं के आधार पर अगर अपन बात करें तो जो पादप कोशिका है और जंतु कोशिका है, इन दोनों को बांटा जाता है। सामान्य तौर पर जो जंतु कोशिकाएं होती हैं, इन जंतु कोशिकाओं में संख्या में तो अधिक रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। रिक्तिकाएं जो होती हैं वो एक से अधिक, लेकिन ये छोटी छोटी होती हैं, बहुत छोटी छोटी रिक्तिकाएं जो होती हैं वो जंतु कोशिका में पाई जाती हैं। जबकि जो पादप कोशिका होती है, इस पादप कोशिका में संख्या में एक या दो ही रिक्तिका जो होती है वो पाई जाती हैं, लेकिन ये आकार में बहुत बड़ी होती हैं, और इनका आकार जो होता है वो बढ़ता जाता है पादप कोशिका में, जिसके कारण ये जो केंद्रक होता है वो मध्य में से खिसकता हुआ कहाँ पहुंच जाता है? पर्दी की ओर पहुंच जाता है, सिरे की ओर पहुंच जाता है। तो सामान्य तौर पर अगर अपन रिक्तिका की बात करते हैं, ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका को में अंतर स्पष्ट करने के लिए इसका उपयोग जो है वो किया सकता है कि जो रिक्तिका होती है इसके आधार पर अपन जंतु कोशिका और पादप कोशिका को बांट सकते हैं। रिक्तिकाएं जो होती हैं, एक तो प्रश्न पुटअप किया जाता है रिक्तिका की जो झिल्ली होती है इसे क्या कहा जाता है, तो इसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। टोनोप्लास्ट, रिक्तिका का जो आवरण होता है इसका नाम क्या है? टोनोप्लास्ट कह सकते हैं इसको, टोनोप्लास्ट के नाम से इसको जाना जाता है। रिक्तिकाएं जो होती हैं इनका जो कार्य होता है, ये संचय का कार्य जो है वो करती हैं, अर्थात कोशिका के अंदर अतिरिक्त जो जल होता है, अतिरिक्त जो भोजन होता है, यानी ये रसधानी के रूप में भी काम करती हैं, जलधानी के रूप में भी काम करती हैं, तो उन्हें ये संचित करने का काम जो होता है वो रिक्तिका का होता है। रिक्तिका जो होती है वो उसका काम करती है। रिक्तिका के बाद में अगला जो पॉइंट आता है, इसकी अगर अन्य कोशिकाओं की बात करते हैं तो जो कोशिका है इसमें पक्षमाविका,
कशाभिका भी उपस्थित होती है, पक्षमाभिका पाई जाती हैं, कशाभिका पाई जाती हैं और नलिकाएं भी पाई जाती हैं, यानी कुछ सूक्ष्म नलिकाएं जो होती हैं वो भी इसमें उपस्थित होती हैं। ये कोशिका के अन्य कोशिकाओं के रूप में जाने जाते हैं, पक्षमाभिका, कशाभिका और नलिकाएं। अब जो है वो आता है झिल्ली रहित कोशिकांग। झिल्ली रहित कोशिकांग। झिल्ली रहित कोशिकांगों की अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से पहला आता है जिसको राइबोसोम के नाम से जाना जाता है और दूसरा आता है इसे तारक काय कहा जाता है, सेंट्रियोल। दो कोशिकांग जो होते हैं जंतु कोशिका के अंतर्गत, दो कोशिकांग जो होते हैं ये दोनों कोशिकांग झिल्ली रहित कोशिकांग के नाम से जाने जाते हैं। पादप कोशिका में तारक काय जो होता है वो अनुपस्थित होता है, तो वहां पर जो है वो झिल्ली रहित कोशिकांग कौन सा होगा, राइबोसोम होगा। ये भी एक रूप से अपन अंतर के रूप में देख सकते हैं। जंतु कोशिका और पादप कोशिका के अंतर्गत राइबोसोम जो होता है वो दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी पादपों में भी उपस्थित होता है और जंतुओं में भी पाया जाता है। परंतु जो तारक काय होता है वो केवल और केवल किसमें पाया जाता है, जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। इसलिए यहां पर अपन जंतु कोशिका पढ़ रहे हैं तो दोनों के बारे में जानते हैं कि जो राइबोसोम है और तारक काय है ये झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं, इनके ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाता है। सबसे पहले राइबोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम की खोज जो थी वो पेलाडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके क्लाड ने इसको देखा था, क्लाड ने इसको देखा और पेलाडे ने इसका नामकरण किया था। तो पेलाडे जो थे इन्होंने राइबोसोम का नामकरण किया था। राइबोसोम जो होता है सामान्य तौर पर अपन देखते हैं कि जो खुरदरी अंतःप्रतपयी जालिका होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर दाने समान संरचना के रूप में ये जो संरचना पाई जा रही है इसको अपन क्या कहेंगे, राइबोसोम कहेंगे। तो राइबोसोम जो है इसके ऊपर जो प्रश्न पुटअप किए जाते हैं उनमें कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है, ये कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है, सबसे छोटा कोशिकांग होता है। झिल्ली रहित कोशिकांग होता है, अर्थात इस पर झिल्ली नहीं पाई जाती है। राइबोसोम जो है जैसा कि अपन ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ी थी उसके अंतर्गत दोनों यानी कि राइबोसोम के जो प्रकार होते हैं वो दो रूपों में हैं। एक 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, एक 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। इसकी दो इकाइयाँ होती हैं, एक 30S होती है, एक 50S होती है। इसकी भी दो इकाइयाँ होती हैं, एक 40S होती है और एक 60S होती है। तो ये जो राइबोसोम होता है ये राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में पाया जाने वाला कोशिकांग है। इसके अंतर्गत जो 70S राइबोसोम होता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, 80S राइबोसोम जो होता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। राइबोसोम जो है इसका प्रमुख काम जो होता है प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसको संपन्न करवाने में सहायता करता है। तो प्रोटीन संश्लेषण का काम जो होता है वो इसका होता है। इसलिए जो राइबोसोम है इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है, राइबोसोम को जाना जाता है। राइबोसोम जो है वो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाने वाला कोशिकांग है। इसी में जो दूसरा कोशिकांग है जिसका नाम है तारक काय, ये तारक काय जो होता है इसकी अगर अपन बात करें तो ये कोशिकांग जो है वो केवल और केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। वॉन वेंडन नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने इसको खोजा था, वॉन वेंडन नामक वैज्ञानिक ने। सेंट्रियोल भी कह सकते हैं उसको आप, सेंट्रियोल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जो कोशिकांग है तारक काय, इसकी अगर अपन बात करते हैं तो ये कोशिकांग जो है वो जंतु कोशिका में केंद्रक जो होता है इसके पास में स्थित होता है। सामान्य तौर पर जो कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के समय पर ये जो तारक काय होता है ये ध्रुवों का निर्माण, कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के अंदर जो है वो ध्रुव बनते हैं। तो उन ध्रुवों का निर्माण जो होता है वो वो उसका निर्माण जो होता है वो कौन करता है, तारक काय करता है। ये दोनों ही कोशिकांग जो होते हैं वो जंतु कोशिका के अंदर पाए जाने वाले झिल्ली रहित कोशिकांग कहलाते हैं, अर्थात इनके ऊपर जो है वो सामान्य तौर पर झिल्लियां नहीं पाई जाती हैं।
इस प्रकार अगर अपन बात करते हैं तो ऑल ओवर जो संपूर्ण कोशिका थी, इस कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो कोशिकांग थे, इन कोशिकांगों को 4 रूपों में अपन ने अध्ययन किया। पहला धौरी झिल्ली युक्त कोशिकांग थे, दूसरा जो था वो झिल्ली एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग थी, दूसरी जो है नेक्स्ट जो था वो उसके अंतर्गत कुछ जो संरचनाएं होती हैं जिनको माइक्रोबॉडीज कहा जाता है, वो भी कोशिकाओं में पाई जाती हैं। और चौथे नंबर पे जहां पर अपन बात करते हैं तो इन्हें झिल्ली रहित कोशिकांग के रूप में राइबोसोम और तारककाय के रूप में इसको जाना जाता है। अब जो केंद्रक होता है वो केंद्रक यानी कि तीसरा पॉइंट जो आता है वो उसके कोशिकांग के अध्ययन के अंतर्गत वो कौन आता है, केंद्रक आता है। जो केंद्रक है वो पादप कोशिका में भी उपस्थित होगा और जंतु कोशिका में भी पाया जाएगा। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है। तो केंद्रक के बारे में जो है वो भी अपन जानकारी लें। केंद्रक है ये कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, सबसे बड़ा कोशिकांग। सबसे छोटा कौन सा था, राइबोसोम। और ये सबसे बड़ा कौन सा है, अगर अपन बात करते हैं सबसे बड़ा कोशिकांग, ये भी जो है वो जनरली पूछ लिया जाता है सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा कोशिकांग जो है वो केंद्रक के नाम से जाना जाता है। केंद्रक जो है वो कोशिका का एक भाग है। ये जो केंद्रक है इसकी खोज जो थी 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने पादप का नाम था आर्किड पादप की जड़ में सबसे पहले इस कोशिकांग को देखा था। किसको, केंद्रक को। केंद्रक की खोज जो थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने आर्किड पादप की जड़ में की थी। जो केंद्रक है, इस केंद्रक के ऊपर 2 आवरण पाए जाते हैं। ये 2 आवरण जो होते हैं वो केंद्रक के ऊपर पाए जाते हैं और इन दोनों आवरणों के संयुक्त स्थल पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ये जो छिद्र होते हैं इन्हें केंद्रकीय छिद्र या केंद्रकीय पोर कहा जाता है। केंद्रकीय छिद्र के नाम से इनको जाना जाता है। और जो केंद्रक है इसके अंदर पाया जाने वाला जो द्रव होता है, इस द्रव को केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। ये केंद्रक द्रव्य जो होता है, इस केंद्रक द्रव्य में से कुछ पदार्थ जो होते हैं वो इन केंद्रीय छिद्रों के द्वारा कोशिका द्रव्य में, और कोशिका द्रव्य से कुछ पदार्थ जो होते हैं वो केंद्रक द्रव्य में आते रहते हैं। जो केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर अन्य संरचनाएं जो होती हैं, इन संरचनाओं में ये जो धागे के समान संरचना है, इस धागे समान संरचना को क्रोमेटिन तंतु कहा जाता है। जो कोशिका विभाजन के दौरान जब कोशिका का विभाजन होता है, तो कोशिका का विभाजन जब केंद्रक विभाजन के रूप में संपन्न होता है, केंद्रक विभाजन के दौरान ये क्रोमेटिन तंतु जो होते हैं वो गुणसूत्रों में परिवर्तित हो जाते हैं। गुणसूत्र के अंतर्गत ये परिवर्तित हो जाते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं, अब प्रश्न जो है वो डायरेक्टली पूछा जाए गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो गुणसूत्र का आंसर क्या आएगा कि केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। केंद्रक में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं, अगर अपन बात करते हैं मनुष्य में, मनुष्य की के अंदर जो है वो कितने गुणसूत्र होते हैं, तो मनुष्य की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें 2n की अगर अपन बात करते हैं तो 46 गुणसूत्र जो होते हैं वो मनुष्य में पाए जाते हैं। गुणसूत्र जो हैं इनके ऊपर, इनके जो गुणसूत्र की जो संरचना होती है, संरचना में ये सेंट्रोसोम होता है, इसके ऊपर जो है वो ये अर्ध गुणसूत्र होते हैं जिनको क्रोमेटिड्स कहा जाता है। क्रोमेटिड्स के ऊपर जो है वो इस प्रकार बिंदु समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इन बिंदु समान संरचनाओं को क्रोमोमियर्स या जीन कहा जाता है। तो जीन जो होता है वो कहाँ उपस्थित होता है, गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। और जीन के बारे में प्रश्न जो है वो कई बार पुटअप किया जाता है। जीन को आनुवांशिकता की इकाई कहा जाता है। यूनिट ऑफ हेरिडिटी के नाम से किसे जाना जाता है, जीन को जाना जाता है। मनुष्य में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। इन 46 गुणसूत्रों पर लगभग 35,000 से लेके और 40,000 तक जीन पाए जाते हैं। और ये जीन जो होते हैं वो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करते हैं। तो अगर अपन बात करते हैं केंद्रक की, केंद्रक जो होता है ये जंतु कोशिका में तो मध्य में स्थित होता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया वॉक्यूल्स जो होती हैं यानी जो रिक्तिकाएं होती हैं वो पादप कोशिका में बड़े आकार की पाई जाती हैं, जो इस केंद्रक को खिसकाते हुए कहाँ पहुंचा देती हैं, परिधि की ओर पहुंचा देती हैं। तो जो पादप कोशिका होती है उसमें ये परिधि या सिरे की ओर पाया जाता है, जबकि जो जंतु कोशिका होती है उसके अंदर केंद्रक कहाँ स्थित होता है, ये मध्य में पाया जाता है। केंद्रक में एक संरचना और होती है जिसको अपन
केंद्रिका कहते हैं, केंद्रिका। इंग्लिश में न्यूक्लियोलस कहा जाता है। एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था फोंटाना। फोंटाना ने केंद्रिका की खोज की थी। केंद्रिका जो है ये राइबोसोम के निर्माण में सहायक होती है। राइबोसोम का निर्माण जो होता है वो केंद्रिका के द्वारा होता है। एक तरीके से अपन कहें तो ये राइबोसोम के निर्माण में सहायक होती है। तो जो जंतु कोशिका थी, जंतु कोशिका की संरचना जो है उसका अगर अपन अध्ययन की बात करते हैं तो ये समस्त जो कोशिकांग हैं, कोशिका झिल्ली थी, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिकांग थे और केंद्रक था। इसके बारे में अपन ने जाना। इसके बाद में जो है वो नेक्स्ट जो है वो अपना अगला वीडियो जो है उसमें अपन लेते हैं। ओके, थैंक्स।